हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 6 खरीफ की फसलों के रोग। तो उसी का जो पार्ट नंबर 3 है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो उसमें अपन चर्चा करेंगे मूंगफली विषाणु गुच्छा रोग, कपास जीवाणु अंगमारी रोग, भिंडी का पित्तसीरा मोजेक रोग और टमाटर का अगेती झुलसा रोग। इनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चौथे रोग तक अपन ने नोट्स बना लिए थे, उससे आगे 5 नंबर लिखिए मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। तो देखिए, इस रोग में यह एक विषाणु से होने वाला रोग होता है, यानी इसे विषाणु जनित रोग कहते हैं, जो मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु में होता है। रेतीली भूमि में इस रोग का जो प्रकोप होता है वह अधिक माना जाता है। इस रोग के अगर लक्षण की बात की जाए तो देखिए, लक्षण क्या क्या होते हैं इस रोग के। कि बुआई के 30 से 35 दिन बाद रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। शुरू में यह रोग खेत में छोटे छोटे चकत्तों यानी कि निशान से बन जाते हैं के दिखाई देता है। रोग ग्रसित पौधे अत्यधिक छोटे, गहरे हरे रंग के तथा गुच्छे में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। पौधे की नई पत्तियों पर चितेरी यानी कि मोजेक रोग जैसे लक्षण दिखाई देना, चितकबरी हो जाती है। पित्तवर्ण तथा पीले रंग की रिंग के रूप में लक्षण जो होते हैं वह दिखाई देते हैं। रिंग के रूप में अपन कहते हैं लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी पौधों पर फूल खिलते हैं, परंतु फलियां बहुत ही कम तथा छोटी बनती हैं, जिससे उपज में क्या आती है, भारी कमी भी आती है। यानी कहने का मतलब है कि इस रोग से ग्रसित जो पौधे होंगे उनकी पत्तियों पर चकत्ते बन जाते हैं, निशान वगैरह बनने लग जाते हैं। इस रोग की मुख्य विशेषता होती है पत्तियां बड़ी नहीं हो पाती, उनके अंदर जो फलियां वगैरह बनती है वह भी क्या होती है, विकसित नहीं हो पाती है। ये इस रोग के मुख्य लक्षण अपन देखते हैं। लक्षण के बाद में देखिए इसका रोग कारक क्या होता है। तो यह रोग जो होता है वह इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस से IPCV भी कहते हैं, के कारण होता है, के कारण यह होता है। IPCV का एक आनुवंशिक पदार्थ एकल सूत्री RNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंड RNA जिसे अपन कहते हैं होता है। यह एक मृदा तथा बीज जनित रोग है, यानी मृदा जनित मृदा में भी रह सकता है और बीज जनित बीज के अंदर रहने वाला भी है, बीज को प्रभावित भी करता है, जिसका संचरण पोलीमिक्सा ग्रेमिनस नामक कवक से होता है। तो इसमें मुख्य रूप से अपने को जो रोग कारक है IPCV, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, उसके कारण ये होता है। और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो अपना सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ये एक मृदा व बीज जनित रोग होता है, जिसका संचरण पोलीमिक्सा ग्रेमिनस नामक कवक से होता है। ये इसके रोग कारक थे। रोग कारक के बाद में प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है शस्य प्रबंधन। हमेशा स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज ही काम में लेने चाहिए। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और खेत के आसपास से खरपतवार वगैरह को नष्ट कर देना चाहिए। ये शस्य प्रबंधन में आगे और देखें तो रोगी पौधे जो होते हैं उन्हें उखाड़ देना चाहिए, उखाड़कर जला देना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। और रोग ग्रसित खेत में बाजरा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद इसे खेत में ही पलट देना चाहिए। बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। ये तकनीक अपने को अपनानी चाहिए। फिर मुख्य फसल चक्र के रूप में सरसों या गेंदा की फसल काम में लेनी चाहिए और मई में मूंगफली की अगेती फसल लेकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। मूंगफली की अगेती फसल यानी कि बुआई समय से पहले अगर मूंगफली को बो दिया जाए तो उसमें यह रोग अपने को कम देखने को मिलता है। बाद में बात करते हैं इसके जो रासायनिक प्रबंधन आते हैं उसके बारे में। तो रासायनिक प्रबंधन में दे रखा है बीजों को कार्बेंडाजिम जो रसायन आता है उसका 0.1% से उपचार करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंदीनाशक को
10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर बुआई के समय कूडों या उमरों में छिड़कना भी लाभप्रद माना गया है। तो ये थे मुख्य इस रोग के प्रबंधन। अब अगला जो रोग है 6 नंबर का, वह अपना क्या है, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग दे रखा है। छोटे छोटे रोग हैं, तो इसीलिए आज अपन 4 रोग एक साथ करने वाले हैं। यह दे रखा है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। इस रोग को कोणीय पत्ती धब्बा रोग के नाम से, कोणीय पत्ती धब्बा एवं काली भुजा रोग के नाम से भी अपन जानते हैं। लक्षण अगर इसके देखें तो लक्षण देखें इस रोग के, इस रोगजनक जड़ के अलावा पौधे के सभी भागों पर संक्रमण करता है। पौधे के कौन से भाग पर किस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसके आधार पर इस रोग को प्रमुख 4 अवस्थाओं के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। प्रमुख 4 अवस्थाएं इस रोग की देखी जाती हैं, जिनमें जो फर्स्ट होती है वह नवजात पादप अंगमारी अवस्था होती है, सेकेंड कोणीय अंगमारी, थर्ड काली भुजा एवं चौथी जो दे रखी है वो डोडा सड़न अवस्था होती है। तो इन 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नवजात पादप अंगमारी, सेकेंड कोणीय अंगमारी, थर्ड दे रखी है काली भुजा एवं 4 नंबर दे रखी है डोडा सड़न अवस्था। फर्स्ट की बात करते हैं नवजात पादप अंगमारी। इसमें देखिए क्या होता है, नवजात पादप अंगमारी। नवजात पौधों के बीज पत्रों पर जलासिक्त धब्बे यानी जल जैसे धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में बड़े होकर भूरे से काले रंग में परिवर्तित भी हो जाते हैं। यह धब्बे नई पत्तियों पर भी फैल जाते हैं, जिससे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। यह नवजात पादप अंगमारी होता है। फिर कोणीय अंगमारी में अपन देखते हैं कि परिपक्व पौधों की पत्तियों पर भी जलासिक्त धब्बे बन जाते हैं, यानी जल के से धब्बे बन जाते हैं जो कोणीय हो जाते हैं तथा सूक्ष्म शिराओं द्वारा घिरे रहते हैं। यह धब्बे भूरे से काले रंग में बदले जाते हैं। फिर काली भुजावस्था, तना व शाखाओं पर गहरे भूरे से काले रेखीय धसे हुए धब्बे प्रकट होते हैं, जो तना व शाखाओं के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां झड़ जाती हैं तथा स्वस्थ शाखाओं की जगह सूखी हुई काली टहनियाँ और काली भुजा दिखाई देने लग जाती है, जिसलिए अपन काली भुजा अवस्था कहते हैं। अब जो चौथी दे रखी है वो होती है डोडा या बोल सड़न अवस्था। तो इसमें बोल पर भी जलासिक धब्बे बनते हैं, जो बाद में गहरे भूरे से काले धसे हुए धब्बों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के धब्बों का असर बोल में गहराई तक फैल जाता है और रेशों तथा बीजों को संक्रमित कर खराब कर भी देता है, जिससे रुई की गुणवत्ता जो होती है वह खराब हो जाती है, यानी कि रुई की गुणवत्ता भी इससे खराब होती है। तो ये 4 मुख्य टाइप्स के दे रखे थे। अभी डायग्राम में भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि जो फर्स्ट है वह कोणीय धब्बा रोग को प्रदर्शित कर रहा है, कोणीय धब्बा इसमें, सेकेंड काली भुजा को प्रदर्शित कर रहा है और थर्ड क्या कर रहा है, बोल सड़न अवस्था को प्रदर्शित करने वाला डायग्राम है। ये केवल डायग्राम दिखाने के लिए, नोट्स में आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो रोगजनक होता है वह देखिए, इसका जो रोगजनक की अगर अपन बात करें तो पैथोजन या रोगजनक, इस रोग का रोगजनक जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवार मालवेसियरम नामक ग्राम निगेटिव छड़ाकार एकल कसाबिक जीवाणु होता है, कसाबिक जीवाणु होता है। अब यहाँ पर देखो ग्राम नेगेटिव दे रखा है, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको जब अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित करने के पश्चात एल्कोहल से धोने के पश्चात अगर वह रंग वगैरह छोड़ देते हैं तो वह ग्राम नेगेटिव होते हैं। अभिरंजित के बाद भी उनका रंग बना रहता है तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। यानी ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, उनको अभिरंजन के आधार पर, उनके बारे में आगे देखेंगे अपन। तो यह ग्राम नेगेटिव छड़ाकार एकल कसाबिक जीवाणु होता है। यह जीवाणु बीज व मृदा जनित होता है। इसके प्रबंधन की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले सस्य प्रबंधन, फसल कटाई के बाद रोगी पौधे के अवशेष व खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। अपरपोषी फसलों के साथ फसल चक्र तथा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को भी अपनाना चाहिए।
बीजों को 56 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित भी करना चाहिए। ये भी सस्य प्रबंधन माना गया है। रासायनिक प्रबंधन में अगर देखें अपन तो बीजों को रुई रहित करना चाहिए, यानी बीजों को बोने से पूर्व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml प्रति केजी बीज में 2 से 3 मिनट तक डुबोने के बाद साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। इसके बाद 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोसिन नामक कवकनाशी से बीज उपचार करना चाहिए। यह प्रमुख इसका रसायन प्रबंधन होता है। इसके बाद में जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है कि 1000 ppm के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे भिगोकर सुखाने के बाद बुआई के काम में लेना चाहिए। फिर अपन देखें तो खड़ी फसल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 से 100 ppm या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% के 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करने चाहिए। ये इसका मुख्य अपन मान सकते हैं कि लक्षण है, यानी कि इसके उपचार माने गए हैं। फिर जैविक प्रबंधन की अगर अपन बात करते हैं तो जैविक प्रबंधन में देखिए पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का पन्नी छिड़काव करना चाहिए। फिर इसकी जो रोगरोधी किस्में होती हैं जैसे LDH11, LDH91, LD694, LHH 144, बदनावर 1, सुजाता खंडवा 2 की बुआई करनी चाहिए, यानी रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो इसी के साथ ही इस रोग की भी समाप्ति होती है। अगला जो रोग दे रखा अपने वह क्या है, उनसे अपने भिंडी का पित्त-सीरा मोजेक रोग दे रखा है, येलो वेन मोजेक ओकरा। यदि बुआई से 35 दिन के अंदर विषाणु का संक्रमण हो जाए तो फसल उत्पादन में 94% तक हानि हो सकती है, यानी कि एक खतरनाक रोग अपन इसे कह सकते हैं। 94% तक हानि हो सकती है, और यदि 50 दिन पर संक्रमण होता है तो 84% तक की हानि इस रोग से हो सकती है। इस रोग के लक्षण देखिए क्या क्या होते हैं कि रोगग्रसित पौधों की पत्तियों पर पीली सिराओं का जाल बन जाता है तथा सिराएं मोटी हो जाती है। उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली कलर की दिखाई देती है। उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फल छोटे, विकृत तथा पीलापन लिए होते हैं, जिसके कारण उपज में भारी कमी आती है। यानी इसमें मुख्य रूप से जो होता क्या है कि जो पादप की जो पत्तियां होती है ना, उनका हरापन समाप्त हो जाता है और वह पीलापन आ जाता है। पीलापन आने का मतलब क्या होता है, पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वह क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अब क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, अगर होगी भी तो काफ़ी धीमी प्रक्रिया होती है, जिससे पूर्ण रूप से उन्हें पोषण नहीं मिल पाता है पादपों को, जिससे फल छोटे, विकृत पीलापन ने लिए हुए प्राप्त होते हैं और उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। रोग कारक अगर इसके देखें तो भिंडी पित्त-सीरा मोजेक विषाणु जो है इसका मुख्य रोग कारक होता है। यह विषाणु जेमिनी विरिडी कुल के बिगोमो वायरस वंश से संबंधित होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। यह विषाणु खरपतवारों जैसे विषाणु जो खरपतवार होते हैं जैसे क्रोटोन, स्पार्सिफ्लोरा, मालवेस्ट्रम जाति तथा एजीरेटम जाति पर उत्तरजीवित रहता है, यानी उस पर डिपेंड रहता है। इसका जो संचरण होता है, यानी कि यह विषाणु सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। ये इसका संचरण का अपन विधि मान सकते हैं। प्रबंधन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है सस्य प्रबंधन। तो खेत में लक्षण दिखाई देते ही रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए या गहरा गाड़ देना चाहिए। खेत के आसपास के सभी खरपतवारों को भी नष्ट कर देना चाहिए। फिर आगे अपन देखते हैं कि सर्वांगीय उपार्जित प्रतिरोधकता, यानी कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस SAR को उत्प्रेरित करने वाले रसायन जैसे सैलिसिलिक अम्ल। ये रसायन कौन कौन से होते हैं, जैसे सैलिसिलिक अम्ल 500 ppm पार्ट पर मिलियन होता है, ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, तो सैलिसिलिक अम्ल 500 ppm, एसिटाइल सिलिसिक अम्ल 200 ppm और बेंजोइक अम्ल 1000 ppm का फसल पर छिड़काव करके पौधों में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
फिर रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं इसके, तो उसमें अपन देखते हैं कि रोगवाहक सफ़ेद मक्खी की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी या डाईमिथोएट 1 ml प्रति लीटर या मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। ये इसका मुख्य रासायनिक प्रबंधन होता है। जैविक प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो जैविक प्रबंधन में देखिए, इसमें रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम के तेल 0.2%, नीम की निम्बोली का 5% का छिड़काव करना चाहिए। और रोगरोधी किस्में जैसे प्रभनी क्रांति, अक्रा अभय, जो रोगरोधी किस्में होती है जिसमें प्रभनी क्रांति, अक्रा अभय, पंजाब सेवन, पंजाब पद्मिनी की बुआई पर ध्यान देना चाहिए। और इस पार्ट का जो अंतिम जो रोग दे रखा है वह क्या अपने टमाटर का पर्णकुंचन रोग दे रखा है 8 नंबर। तो स्थानीय भाषा में इस रोग को टमाटर का कोडी या माथाबंदी रोग के नाम से भी अपने जानते हैं। यदि संक्रमण पौध रोपण के 20 दिन के अंदर हो जाए ना तो उत्पादन में लगभग 92% तक क्या आ सकती है, गिरावटें आ सकती है। यानी शुरू में ही पादप संक्रमित हो जाए तो ये मान लीजिए कि उससे अपने को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। लक्षण अगर देखें इसके, तो लक्षण देखिए मुख्य रूप से रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों का छोटा रह जाना, कप आकार में मुड़ना, किनारों से पीला होना, सीड्स पर गुच्छे में दिखाई देना, पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। रोगी पत्तियों की सिराएं तथा उपसिराएं मोटी हो जाती हैं। पर्वसंधियाँ छोटी रह जाने के कारण पौधा बोना व झाड़ी का रूप लिए हुए दिखाई भी देता है। नवजात अवस्था में संक्रमित हुए पौधे पीले हो जाते हैं तथा फूल व फल बहुत कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। यह मुख्य लक्षण इसके होते हैं। लक्षण के बाद में बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो रोग कारक देखिए इसका, यह रोग टोमेटो येलो लीफ कलर वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस से होता है, एक प्रकार का विषाणु। यह विषाणु जेमिनी विरिडी कुल के बिगोमोवायरस वंश जो होता है उससे संबंधित होता है। तो देखिए रोग कारक तो क्या है, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस होता है। विषाणु जो होता है कुल कौन सा है, जेमिनिविरिडी इसका कुल होता है, और वंश होता है बिगोमोवायरस से संबंधित होता है। आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है एकल रज्जु की। यह विषाणु मिर्च, तंबाकू, पपीता, बीन्स, धतूरा आदि पर उत्तरजीवित बना रहता है। संचरण अगर देखें इसका, तो यह विषाणु मुख्यतः सफ़ेद मक्खी बेमिसिया टेबेकी द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन अमरबेल तथा बीजों के साथ भी यह क्या होता है, फैलता है। प्रबंधन की बात करते हैं, इसका मुख्य जो प्रबंधन होता है तो वह देखिए, इसका जो प्रबंधन होता है उसमें देखिए स्पष्ट सस्य प्रबंधन दे रखा है। तो सस्य प्रबंधन में देखिए, खेत में लक्षण दिखाई देते ही रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए या भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए। यह सस्य प्रबंधन। खेत के आसपास से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और हमेशा विषाणु व सफ़ेद मक्खी मुक्त टमाटर की पौधे रोपण हेतु काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो विषाणु मुक्त पौधों का उपयोग करना चाहिए। नर्सरी में पौधे उगते ही पौधे को 40 मेष या उससे ज़्यादा मेष वाली नायलॉन नेट अर्थात बारीक छिद्र वाली जाली से ढककर पौध तैयार करना चाहिए ताकि सफ़ेद मक्खी नर्सरी में विषाणु का संचरण न कर सके। यह कार्य भी इसमें किया जा सकता है। यानी विषाणु मुक्त पौधे का उपयोग तो करना ही चाहिए, और नर्सरी में पौधा उगते ही पौधे को 40 मेष या उससे ज़्यादा मेष वाली एक नायलॉन नेट आती है अर्थात बारीक छिद्र वाली जाली, उससे ढककर रखना चाहिए ताकि सफ़ेद मक्खी नर्सरी में विषाणु को फैला न सके। रासायनिक प्रबंधन देखिए इसका, तो रोगवाहक सफ़ेद मक्खी की रोकथाम हेतु
इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी या डाईमिथोएट 1 ml प्रति लीटर या मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव भी करना चाहिए। ये रासायनिक प्रबंधन होता है। जैविक प्रबंधन देखें तो देखिए इसका जैविक प्रबंधन कि जो रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल 0.2%, नीम की निम्बोली का 5%, सत का 5% छिड़काव करना चाहिए। रोगरोधी किस्में जैसे अर्का रक्षक, अर्का अनन्या, अर्का सम्राट, इनका उपयोग करना चाहिए। ये मुख्य इसमें दे रखे हैं। अब आगे अपन इसमें देख रहे हैं टमाटर का अगेती जो झुलसा रोग होता है, उसमें देखिए क्या क्या इसके बारे में दे रखा है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग, तो पत्तियों पर गोलाकार या कोणीय हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो पीले घेरे से घिरे होते हैं। पुराने गहरे रंग के धब्बों में गोल चक्कर बनाती हुई हल्के रंग की संकेंद्रीय लाइनें दिखाई पड़ती है, जिससे लक्ष्य पट प्रभावी प्रकट होता है। बाद में अपन कहते हैं कि धब्बे फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है और धब्बे पर्णवृंत तथा तने पर भी बन जाते हैं। फलों पर संक्रमण से फल सड़ जाते हैं तथा उपज में क्या आती है, भारी कमी देखने को मिलती है। आगे अपने दे रखा है जो इसका रोगजनक क्या होता है, पैथोजन, कि यह रोग जो होता है वह ऑल्टरनेरिया सोलेनाई नामक मृदा जनित कवक से होता है। मृदा में पड़े कवक जाल तथा कोनिडिया द्वारा नई फसल में संक्रमण किया जाता है। यह कवक आलू, बैंगन, मिर्च व कुछ जंगली पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है। प्रबंधन अगर इसका देखें तो देखिए खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अपरपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। रोग ग्रसित पौधा दिखाई देते ही उसको निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। ये तो जैविक प्रबंधन है। रासायनिक प्रबंधन देखिए इसका कि रोग दिखाई देते ही फसल पर मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या डाईफेनोकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या अजोक्सिस्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 12 दिन के अंतराल पर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये इसका रासायनिक प्रबंधन माना गया है। अब जैविक प्रबंधन देखिए इसका, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और अदरक के 10% का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और रोधी जो किस्में होती है रोगरोधी, अर्का सम्राट और अर्का रक्षक की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। ये इसका जैविक प्रबंधन माना जाता है। तो ये मुख्य अपने आज के 4 रोग जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। एजी बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो को अपने को क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है। और जो चैनल पर पहली बार आए वह इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एजी बायोलॉजी और बायोलॉजी, और इसके साथ कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके भी रिट से रिलेटेड सारे वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।